हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिलिटो पे। तो आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के 10वीं का हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध को पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाए और प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर पहले उस वीडियो को देखें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का शुरुआत करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई एक निबंध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज इस युग में भी विडंबना की बात है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं हुई है। जातिवाद के पोषक कहने का मतलब है कि जो जाति प्रथा को समर्थन करते हैं, जो जाति प्रथा और उनके द्वारा रीत का समर्थन करते हैं। लेखक कहते हैं कि ये जातिवाद के पोषक सिर्फ जाति का समर्थन कई आधार पे करते हैं। इनका यह कहना है कि आधुनिक कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और श्रम विभाजन चूँकि आवश्यक है तो श्रम विभाजन भी जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, तो जाति प्रथा भी आवश्यक है। लेकिन लेखक का यह मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन तो आवश्यक है, किंतु हमारे समाज में जो श्रम विभाजन का रूप है वो दुनिया के सभी समाज से अलग है। हमारे समाज में जातिवाद के नाम पे श्रम विभाजन कर दी जाती है, और इस श्रम विभाजन में श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है कि किसी एक वर्ग के लोग ऐसे काम को करेंगे और किसी एक वर्ग के लोग ऐसे काम को करेंगे। तो इस तरह श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है। और इनसे भी अलग ये बात कि उन श्रमिकों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे दिया जाता है। तो लेखक कहते हैं कि हमारी भारतीय समाज में जाति प्रथा ने एक ऐसा रूप ले लिया है जो दुनिया के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। दूसरी पंक्ति में लेखक कहते हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मान लिया जाए तो क्या ये स्वाभाविक विभाजन होगा। लेखक का इस पर मानना है कि नहीं, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। इसका कारण लेखक यह देते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य के रुचि पर आधारित पेशे को करने नहीं देती। जाति प्रथा के अनुसार मनुष्य को वैसा पेशा करना पड़ता है जो उसका पैतृक पेशा हो, जिसके कारण जाति प्रथा मनुष्य के परिशिक्षण अथवा उसका निजी क्षमता का विचार किए बिना ही दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भाधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है। तो इसे लेखक बहुत ही विडंबना के साथ देखते हैं। लेखक का मानना यह है कि कुशल या सक्षम श्रमिक समाज वैसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति की उसकी क्षमता का ऐसा विकास करना चाहिए ताकि वह अपने पेशे या कार्य को स्वयं चयन कर सके। इसी दोषपूर्ण पूर्वानिर्धारण के कारण ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे से बंधकर रहना पड़ता है। भले ही वह पेशा में अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा क्यों न मर जाए, लेकिन वह अपना पेशा नहीं बदल सकता है। और आज इस युग में जहां उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसमें मनुष्य को अपने पेशे बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि वह अपना पेशा न बदल सके तो इससे वह भूखे मरने के अलावा इसके पास उसका कोई चारा नहीं है। तो लेखक इसी में कहते हैं कि अगर जाति प्रथा पैतृक पेशा के अलावा कोई पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, इसी कारण से भारत में बेरोजगारी प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण से बनी हुई है। इसके बाद लेखक यह कहते हैं कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि लोग निर्धारित कार्य अर्थात अपने पैतृक पेशे को केवल अरुचि के साथ केवल व्यवस्थापूर्वक कर रहे हैं। तो अगर लोग किसी काम को केवल व्यवस्थापूर्वक करेंगे तो
तो वे टालू काम करने लगेंगे। तो लेखक ने इसी बात पर ध्यान करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित कर देती है। वे कहते हैं कि ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने का ना दिल लगता हो और ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः वे कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को कोई महत्व ना देकर सिर्फ पैतृक पेशे को ही महत्व देती है, जिससे व्यक्ति नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बन जाता है। तो अब लेखक कहते हैं कि आप मेरे द्वारा आलोचना सुनकर आप मुझसे ही प्रश्न कहना चाहेंगे कि तो आप ही बताइए कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो। भ्रातृत्व कहने का उनका अर्थ है भाईचारा। भाईचारा को वे दूध और पानी के मिश्रण की तरह दिखाते हैं और कहते हैं कि भाईचारा का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जिसमें यह पता ना चले कि पानी उसमें पूरी तरह से मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो इस तरह लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व होनी चाहिए। वे कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। इनके कहने का मतलब था कि उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक सभी में संचारित हो सके। और अंत में लेखक यह कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का दूसरा नाम है। तो इस तरह हमारा आज का निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा खत्म होता है और हम इसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में तो श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन भारत में इसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का भी विभाजन कर दिया जाता है और उन श्रमिकों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, बस लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा के कारण आज उद्योग धंधों और उत्पीड़न जैसी इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि जाति प्रथा के कारण लोगों को उनके पैतृक पेशे को केवल अरुचि के साथ करना पड़ रहा है। जाति प्रथा मनुष्य का पेशा गर्भाधारण में ही निर्धारित कर देती है और जाति प्रथा उसे बदलने की कोई अनुमति व्यक्ति को नहीं दे देती, चाहे वह व्यक्ति भूखा ही क्यों न मर जाए। तो अंत में लेखक इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे अनुसार आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो और इतनी गतिशीलता हो कि समाज में कोई भी वांछित परिवर्तन एक वर्ग से लेकर एक निम्न छोटे वर्ग तक पूरा फैल जाए और पूरा संचारित हो जाए। उनका मानना है कि भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र का दूसरा नाम है। अंत में वह लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का एक नाम है। तो इस प्रकार हमारा आज का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पूरी तरह से खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके साथ बने हुए हैं, तो यह भी ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ बने रहें।